तो आज का टॉपिक है हमारा मेस्टोइडाइटिस। इसमें आइटिस आ रहा है जिसका मतलब तो इन्फ्लामेशन होता है, जबकि मेस्टोइड जो होता है वो टेम्पोरल बोन का जो मेस्टोइड प्रोसेस या मेस्टोइड पोर्शन होता है उसके लिए, मतलब मेस्टोइड बोन के अंदर इन्फ्लामेशन होना, उसी को मेस्टोइडाइटिस कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो क्या होगी कि इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द मेस्टोइड एयर सेल इनसाइड द मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। मतलब टेम्पोरल बोन जो होती है, जो कि स्कल का लेटरल पार्ट जो होती है वो बनाने का काम कर, जो कि दोनों तरफ एक एक स्थित होती है, तो इसी के अंदर ईयर जो है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्थित होता है। तो इस टेम्पोरल बोन का एक प्रोसेस होता है मेस्टोइड प्रोसेस, जो कि ईयर पिन्ना जो है उसके जस्ट पीछे की तरफ एक ठोस मास जो होता है वो महसूस होता है, वो होता है। इस मेस्टोइड प्रोसेस जो है उसके अंदर एयर सेल होती है। ये एयर सेल मतलब खाली कैविटियाँ होती है, और ये कैविटियाँ जो होती है वो मिडिल ईयर के अंदर ओपन होती है, और इनकी जो लाइनिंग होती है वो म्यूकोस मेम्ब्रेन या म्यूकोसा जो है उसकी बनी होती है, और उसी को मेस्टोइड एयर सेल कहा जाता है। इस मेस्टोइड एयर सेल जो इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन को ही मेस्टोइडाइटिस कहा जाता है। ये मेस्टोइड एयर सेल जो होती है, जो कि मिडिल ईयर में ओपन होती है, वो ईयर जो है उसके अंदर एयर जो होता है उसके प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। किसी कारण से बैक्टीरिया जो है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, और उसके कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेशन की कंडीशन उत्पन्न होती है, और उससे मेस्टोइडाइटिस की कंडीशन जो है उत्पन्न होती है। मेस्टोइडाइटिस जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो एक्यूट मेस्टोइडाइटिस होता है। एक्यूट मेस्टोइडाइटिस जो होता है वो सडन होता है, और इसके जो लक्षण होते हैं वो 1 महीने के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं, और एक बार इसका ट्रीटमेंट ले लिया जाता है तो दोबारा होने की संभावना जो है वो नहीं रहती है। जबकि दूसरा होता है क्रॉनिक मेस्टोइडाइटिस। ये क्रॉनिक मेस्टोइडाइटिस जो होता है वो क्रॉनिक नाम से लंबे समय तक रहने वाला, तो इसमें जो लक्षण होते हैं वो 1 महीना या उससे ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, और इसमें ट्रीटमेंट लेने के बाद भी दोबारा होने की संभावना जो है वो रहती है। तो ये तो टाइप हो जाएंगे। फिर आता है इसके कॉज या किन कारणों से होता है। तो मेस्टोइडाइटिस होने का जो प्रमुख कारण जो है वो होता है ओटाइटिस मीडिया, मतलब मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ओटाइटिस मीडिया जो इसको यदि ट्रीट नहीं किया जाता है, यही इन्फेक्शन जो होता है वो मेस्टोइड बोन के अंदर चला जाएगा, और वहाँ जाकर उसको भी इन्फेक्ट कर देगा, और उसके कारण से वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और उसके कारण से मेस्टोइडाइटिस की कंडीशन जो है वो उत्पन्न होती है। जो बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, वो एक स्टेफाइलोकोकस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, एक मोरेक्सेला कैटारेलिस करके होता है, एक सुडोमोनास जो है वो। तो इन बैक्टीरिया का मेस्टोइड एयर सेल जो होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और उसके कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेशन की कंडीशन जो है उत्पन्न होती है, और मेस्टोइडाइटिस की कंडीशन जो है वो हो जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम, मतलब क्या लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो मेस्टोइडाइटिस के अंदर मेस्टोइड बोन जो है, जो कि ईयर का पार्ट होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसके कारण से ईयर के अंदर पेन होता है, मतलब कानों में दर्द होता है, और उसी को ओटाल्जिया के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला सिम्टम जो होता है इसमें दिखाई देता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम वो ओटाल्जिया होता है, मतलब कानों में दर्द होना। लेकिन कान के पीछे दर्द होता है, मतलब मेस्टोइड प्रोसेस जो होता है वो कान के पीछे स्थित होता है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन के कारण से वहाँ पर दर्द होता है। थर्ड, मेस्टोइड रीजन जो होता है वहाँ पर टेंडरनेस और स्वेलिंग जो है वो दिखाई देती है। अगला, मेस्टोइड रीजन जो है उसमें रेडनेस हो जाती है, मतलब वहाँ पर लालिमा हो जाती है, साथ ही सूजन होते हैं। साथ ही पेशेंट जो है उसको फीवर का आता है, क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है उसके कारण से उसको फीवर आता है। इसके साथ ही हेडेक जो है वो भी होता है, कभी कभी वर्टिगो है या चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा सीरियस कंडीशन के अंदर ईयर के अंदर डिस्चार्ज होता है। यदि बच्चा है, कोई इन्फेंट है, तो उसको एनोरेक्सिया होना, मतलब भूख जो है वो नहीं लगती है, साथ में डायरिया की कंडीशन, मतलब दस्त लगना, वॉमिटिंग जो है वो भी कंडीशन, या इरिटेबिलिटी, बच्चा जो है वो इरिटेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रोने वाली स्थिति जो है वो भी हो सकती है। और ज़्यादा सीवियर होने पर हियरिंग लॉस जो होता है, मतलब सुनाई देना बंद होना भी हो सकता है। तो ये साइन एंड सिम्टम जो है वो इसमें दिखाई देंगे। नेक्स्ट आता है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहला चीज़ तो इसके अंदर मेडिकल हिस्ट्री जो है पेशेंट की वो ली जाती है, उसकी चीफ कंप्लेंट, मतलब प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको देखा जाता है। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर इंस्पेक्शन किया जाता है, तो मेस्टोइड पोर्शन जो होता है वहाँ पर टेंडरनेस और रेडनेस जो है और स्वेलिंग वो दिखाई देती है। अगला, इसको एक्सरे जो है वो लिया जाता है, मेस्टोइड बोन जो है उसका एक्सरे लिया जाता है, तो उस एक्सरे के अंदर मेस्टोइड बोन जो उसके अंदर एयर सेल जो थी वो दिखाई देती है। एक ईयर स्वैब जो है वो लिया जाता है, उसका कल्चर करवाया जाता है, ताकि कौन सा बैक्टीरिया जो है उसका आइडेंटिफाई या उसका पता लगाया जा सके। अगला, कंफर्मेटिव एमआरआई जो है वो करवाई जाती है। एक सीटी स्कैन जो है वो करवाई जाती है। तो इन इन्वेस्टिगेशन के द्वारा मेस्टोइडाइटिस जो है इसको डायग्नोस किया जाता है। फिर आता है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एक तो मेडिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला तो एंटीबायोटिक थेरेपी चलाई जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक जो है वो देते हैं। इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे सिफ्ट्रेक्सोन है, क्लिंडामाइसिन है, सिफलोस्पेरिन है, इत्यादि एंटीबायोटिक इसमें काम में ली जाती है। सेकंड, एंटीपायरेटिक, फीवर जो है उसको कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दी जाती है, जैसे पैरासीटामोल जो है वो दी जाती है। थर्ड वन, एनाल्जेसिक दी जाती है। पेन जो है उसको कम करने के लिए एनाल्जेसिक, जैसे NSAID ड्रग जो है, जैसे डाइक्लोफेनेक है या एसिनोफेनेक ड्रग
ड्रग है वो इसमें दी जाती है। एक पेन और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हॉट एप्लीकेशन जो है वो भी इसमें दी जाती है। नेक्स्ट आता है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर एक तो मानिंगोटोमी की जाती है। मानिंगोटोमी में क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर एक इंसिजन लगाया जाता है और इंसिजन लगाने के बाद मिडिल ईयर के अंदर जो भी कंटेंट है, फ्लूइड है या पस जो है उसको ड्रेन कर लिया जाता है ताकि वहाँ पर हीलिंग जो है वो हो सके। सेकंड, टिम्पेनोस्टोमी ट्यूब इंसर्शन होता है। एक ट्यूब होती है, उसको मिडिल ईयर के अंदर इंसर्ट किया जाता है और उस ट्यूब के माध्यम से मिडिल ईयर में जो भी पस जो होता है उसको ड्रेन कर लिया जाता है ताकि वहाँ पर हीलिंग जो है वो हो सके। यदि इन दोनों से भी ठीक नहीं होता है तो फिर थर्ड मेस्टोडेक्टोमी की जाती है। मेस्टोडेक्टोमी के अंदर क्या होता है, सर्जरी के माध्यम से मेस्टोड बोन जो है उसका जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है उसको ही काट करके रिमूव कर दिया जाता है। तो ये तो हो जाएगा इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है इसका प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर क्या करेंगे, एक तो वाइटल साइन जो है उसको रिकॉर्ड करना। सेकंड, पेशेंट जो है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने का आएगा। थर्ड, पेशेंट जो है उसको सर्जिकल प्रोसीजर जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, साथ ही उसके रिलेटिव अटेंडर जो उसको भी एक्सप्लेन करना है। एक पेशेंट और उसके रिलेटिव जो है उससे रिटर्न कॉन्सेंट जो है वो लिया जाता है। एक जो भी मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने उसको एज पर ऑर्डर पेशेंट को देनी है। अगला, पेशेंट जो है उसको सर्जरी के 8 आवर पूरे NBN मतलब नील बाय माउथ जो है वो रखा जाता है। फिर आता है इसका पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो ऑपरेशन के बाद क्या नर्सिंग केयर करनी है, तो पेशेंट जो है उसको 24 आवर के लिए पेशेंट को बेड रेस्ट जो है वो देना है। अगला, पेशेंट को बेड के ऊपर कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करानी है, जैसे कि पेशेंट को साइड एंड पोजीशन देनी है लेकिन ऑपरेटेड ईयर जो है उसको ऊपर की तरफ रखना है। पेशेंट जो है उसके वाइटल साइन जो है उसको मॉनिटर करना है, साथ ही साथ उसको रिकॉर्ड भी करना है। पेशेंट जो उसके बेड का हेड एंड जो होता है उसको एलिवेट रखना है ताकि ऑपरेटेड ईयर जो है वहाँ पर स्वेलिंग कम हो सके, प्रेशर जो है वो भी कम हो जाए। पेशेंट जो उसको डॉक्टर के निर्देशानुसार एनाल्जेसिक ड्रग जो भी है वो उसको देनी है। पेशेंट के ऑपरेशन साइट जो है उसको ऑब्जर्व करना है ताकि वहाँ पर कोई ब्लीडिंग या इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, वो चेक करते रहना है। पेशेंट जो है उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि सर्जरी के पश्चात 4 से 6 सप्ताह तक वो कानों को सूखा रखे, मतलब ईयर जो है उसको ड्राई रखे। अगला, पेशेंट जो है उसकी सर्जिकल साइट जो है वो वहाँ पर एसेप्टिक टेक्निक से ड्रेसिंग करनी है ताकि इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो। साथ ही साथ पेशेंट जो है उसको कॉम्प्लिकेशन के लिए असेस करना है, जैसे कि हियरिंग लॉस तो नहीं हो रही है, स्पीच के अंदर डिफिकल्टी तो नहीं हो रही, ओटाइटिस मीडिया तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए पेशेंट को असेस करना है। अगला, ईयर पैकिंग जो होती है उसको ऑपरेशन के 6 दिन बाद रिमूव करना है। पेशेंट जो उसको एडवाइस देनी है कि वो 4 सप्ताह तक एयर ट्रैवल जो है वो नहीं करे, मतलब हवाई यात्रा जो है वो नहीं करे। साथ ही पेशेंट जो इसको एडवाइस देनी है कि वो हैवी लिफ्टिंग या स्टैंडिंग या एक्सर्शन जो है वो नहीं करे। पेशेंट को एडवाइस देनी है कि ऑपरेशन के बाद 2 से 3 सप्ताह तक नाक जो है उसको ब्लो नहीं करे, मतलब ज़ोर से नहीं छींके, ना ही ज़ोर से नाक को साफ़ करे। साथ ही पेशेंट को एडवाइस देनी है कि स्नीजिंग जब भी आती है मतलब छींकते समय माउथ जो है उसको ओपन रखे। साथ ही पेशेंट को कहना है कि ईयर कैनाल के अंदर पानी जो है वो अंदर एंटर करने नहीं दे। इसके लिए क्या कर सकता है कि बाथिंग जब करता है उस समय कानों के अंदर ईयर प्लग जो है वो डाल दे ताकि पानी जो है उसके कानों के अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा पेशेंट जो इसको एडवाइस करनी है कि वो स्विमिंग पूल के अंदर या स्विमिंग जो है वो नहीं करे। सब पेशेंट को एडवाइस करनी है कानों के अंदर किसी प्रकार की कोई भी चीज़ जो है वो नहीं डालें। साथ ही पेशेंट जो है उसको एडवाइस करनी है कि वो सडन मूवमेंट जो है वो अवॉइड करे। तो ये तो हो जाएगा उसका पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। ईयर रिलेटेड और डिसीज़ कंडीशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।